ओके, थैंक यू। तो समझ में आया यहाँ तक? आया ना? यस सर। अब अपन बात करें, ऑल इंडस्ट्री डेटा कलेक्शन मोस्टली ड्राइवन बाय बिजनेस प्रोसेस एट फ्रंट, नॉट बाय द नीड्स ऑफ प्रेडिक्टिव मॉडल्स। जो भी डेटा ड्राइवन होता है किसी भी इंडस्ट्री में, वो बिजनेस प्रोसेस के थ्रू होता है। उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग अपने ईआरपी बनाते हैं, जो भी मॉडर्न है ना। मालूम है आपको ईआरपी वगैरह जानते हैं? क्या बोल नहीं जानते ईआरपी? सर सुना हुआ है पर पता नहीं क्या होता है। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सारा डेटा हाँ स्टोर होता है, देखिएगा क्या बट रहता है। कभी प्रैक्टिकल यूज नहीं किया है। जैसे टेली देखा है आपने? टेली का नाम सुना होगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सुना हुआ है। है ना। ऐसे ही ईआरपीज होते हैं जो कस्टमाइज रहते हैं। बहुत से ईआरपीज हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये भी बोला जाता है, और भी मैं नाम बताता हूँ इसको क्या है। ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ईआरपी सॉफ्टवेयर्स देखें यदि हम, सेप है, सेज है, बहुत से सॉफ्टवेयर है ना। सो ईआरपी फुल फॉर्म इन सेप, ये बहुत ज्यादा चलता है। Enterprise resource planning ERP software includes program all core business areas such as procurement, production, material management, sales, marketing, finance and human resource। सबका डेटा करने के लिए इनके अलग अलग वो होते हैं, डैशबोर्ड है ना, और चीजें होती है जहां से डेटा की एंट्री भी करते हैं और डैशबोर्ड पे डेटा को देख भी सकते हैं। गॉट इट? अब जैसे सेप जो है सबसे ज्यादा चलता है ईआरपी प्रोग्राम, कुछ कस्टमाइज भी होते हैं। हाँ भाई श्रवण, तुम बताओ ईआरपी के बारे में। सर कुछ नहीं मालूम? नहीं पता सर। आप जिस जहाँ क्लासेस थी, आपकी लाइव क्लास होती थी टेक्लिन में, कास्टेक और टेक्लिन एक ही है ना? अरविंद जी क्या तो भाई? जी सर। अरविंद जी के यहाँ मेट्रो टावर में जो टेक्लिन एंटर प्राइवेट लिमिटेड है, वहां पे क्या ईआरपी पे काम होता था पूरा, है ना। हाँ। वहाँ जो काम होता है अपना पूरा ईआरपी पे होता है। देखिए फर्नीचर ईआरपी सॉफ्टवेयर, हर तरह का ईआरपी का सॉफ्टवेयर ये लोग बनाते हैं, ठीक है। तो सर वो हर कंपनी के अलग अलग डिफाइन रहता है? सबके हिसाब से कस्टमाइज, कंपनियों के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना। अब जो सेप है वो जनरलाइज है, उसमें इतने ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने कि लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है भाई? तो सीरिया यस सर। तो इसमें क्या है, सब जगह का डेटा आपका इस ईआरपी के थ्रू एक एक डेटाबेस में इकट्ठा होता है। भाई प्रोडक्शन वाले अपना डेटा इनपुट दे रहे हैं, मार्केटिंग वाले अपने डेटा का इनपुट दे रहे हैं, गॉट इट। और ये डेटाबेस में एक जगह इकट्ठा होता है। उस डेटा को वेयर हाउस के थ्रू, डेटाबेस में तो हम डायरेक्ट हाथ हस्तक्षेप करते नहीं जहां ये इकट्ठा हो रहा है। और एक ईआरपी में कई तरह के डेटाबेस हो सकते हैं अलग अलग। मान लो कोई पर्टिकुलर डेटा यार वो माइस्क्ल के हिसाब से नहीं हो रहा है इससे, तो उसके लिए कुछ और करेंगे। क्लियर हो रही बात? नहीं? यस सर। देखिए कंटेनर होते हैं, आप देखेंगे तो कंटेनर के अंदर जो है आप ऑयल तो नहीं रख सकते ना, ये जो जनरल कंटेनर होते हैं जिसमें ये सामान जाता है सी में। कंटेनर के लिए आपको सिलेंड्रिकल वो चाहिए कि नहीं कंटेनर,
ये रेक्टेंगुलर कंटेनर में आप आयल रख सकते हैं, क्या बताइए? आपने देखा होगा जितना भी ऑयल वगैरह है, एचपी का, या जितना भी आप शहर के बाहर देखते हैं ऑयल के जो रहते हैं, वो कहते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं या रेक्टेंगुलर होते हैं, बताइए। सिलेंड्रिकल। अरे बोलो यार। सिलेंड्रिकल सर। सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल होते हैं। और वेयर हाउस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक प्रकार से रेक्टेंगुलर होते हैं, ऊपर की रूफ छोड़ दो, रूफ तो वो दिया जाता है एयर के कारण कि हवा मतलब छत ना उड़ा दे, इसलिए थोड़ा सा टिल्ट करके झोपड़ी नुमा दिया जाता है। गॉट इट? यस सर। यस सर। वेयर हाउस में क्या रखा जाता है? आप कोई भी सारी चीजें स्टोर होती हैं। सॉलिड या ये सब चीजें रखोगे आप, है ना? पर लिक्विड के लिए आपको सिलेंड्रिकल चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है पॉइंट? मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई डेटाबेस जो है, कोई डेटा टाइप अपने माईस्क्यूएल के अंदर नहीं सेव कर पा रहा है, तो हमें कोई दूसरा डेटाबेस लेना पड़ेगा कि नहीं? जैसे लिक्विड के लिए अलग लिया और हमने इनके लिए अलग लिया। यस सर। यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। ऐसी मल्टीपल डेटाबेसेस भी होते हैं बेटा, ठीक है? तो वहां से डेटा को, जो डेटा इंजीनियर्स होते हैं और जो डेटा आर्किटेक्चर होते हैं बेटा, उनका रोल होता है वहां चालू, है ना? वो क्या करते हैं, आपको एक डेटा वेयर हाउस बना देते हैं अलग से। वहां पर आपको डेटा को मैक्रो लेवल पे क्लीन करके, माइक्रो नहीं मैक्रो लेवल, दो क्लीनिंग होती है। मैक्रो लेवल पे क्लीन करके आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से डेटा को वहां पे लाके दे देते हैं। क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, बट इट जिसको हम बोलते हैं केपीआई। केपीआई का मीनिंग जानते हैं? की की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो वो हमें दे देते हैं। इंडिकेटर मतलब वही वेरिएबल्स हुए। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या हुआ कि जिसको आप आगे एनालिसिस में यूज करोगे। महत्वपूर्ण आपके जो इंडिकेटर है, महत्वपूर्ण जो वेरिएबल्स हैं। गॉट इट? यही होगा ना मीनिंग, बताइए। यस सर। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, इंटरव्यू में पूछी जाती है। By setting KPIs, the company enables the team to make smart business decision about the direction of the current projects. समझ गए? दिखाएं? यस सर। आप लोग इस चीजों को नेट पे सर्च किया करिए, थोड़ा टाइम गुजारो इस पे, नेट के ऊपर। आप डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर रहे हैं, समझ गए? A performance indicator or key performance indicator is a type of performance measurement. KPIs evaluate the success of an organization or the particular activity in which they engage. तो वहां से वो डेटा हमें वेयर हाउस में दे देते हैं। अब वेयर हाउस में दे दिया तो आप जो भी चेंज करेंगे वो ओरिजिनल डेटाबेस में नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आप किसको इफेक्ट करेंगे? डेटा वेयर हाउस को। आपने कुछ कर भी दिया उसमें तो कहाँ डेटा चेंज होगा, बताइए? आप डेटा कहां से उठाएंगे? डेटा एनालिस्ट डेटा कहां से उठा रहा है? वेयर हाउस से उठा रहा है। अरे भाई कुछ हाँ ना बोला करो यार। यस सर। हैं? यस सर। तो जो भी मान लो बाय डिफॉल्ट, बाय मिस्टेक आपने कुछ गड़बड़ कर दी, वहां ओरिजिनल डेटा में चेंज हो रहा है ना? तो कहाँ चेंज होगा? डेटा वेयर हाउस में होगा, डेटा बेस में होगा? वेयर हाउस में सर। तो जो ओरिजिनल डेटा आ रहा है वहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ा डेटाबेस में। गॉट इट? यस सर। यस सर। तो क्या होता है कि जब हम लोग काम करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, सबसे पहली चीज होती है केपीआईज डिसाइड करना। ठीक है, कुछ केपीआईज तो वो लोग खुद निकाल के देते हैं, डेटा इंजीनियर्स, उनको भी नॉलेज होता है इन चीजों का। और फिर हम देखते हैं कि और क्या केपीआई आ सकती हैं, उनके साथ मिलके थोड़ा सा और केपीआई चाहिए होती तो हम वहां से निकलवा लेते हैं। ठीक है,
अपने वेयर हाउस में ले लेते हैं कि ये सामान चाहिए भैया हमें, तो ये असला बारूद चाहिए हमें, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब चीजें हम लेकर के फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, वो डेटा एनालिटिक्स इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, है ना। तो मैं कंपनी के साथ अभी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अभी मेरा रिसेंटली टाई अप हुआ है। वो कंपनी वोल्वो और एसआर के जो गार्ड्स वगैरह होते हैं ना, मड गार्ड वगैरह आगे के, और ये सब फाइबर के बनाती है। Got it? जो ट्रक्स Yes. होते हैं ना, उनके काफी कंपोनेंट्स बनाती है जो फाइबर के होते हैं। आजकल तो आगे की बॉडी भी पूरी फाइबर की हो गई है, जहाँ ड्राइवर वगैरह बैठते हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें वो लोग बनाते हैं, और दे हैव 2 हाइड्रोलिक प्रेसेस। मैं लास्ट वीक गया विजिट करने में। अभी उनका बहुत इनिशियल स्टेज है, कंपनी भी नई है, और उनका ये 2 कंपनियों का सामान उसमें बनता है। अभी कोई डेटाबेस नहीं है, कोई ईआरपी नहीं है उनके, और अभी ईआरपी वो बना भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि भाई कैसे क्या होगा, है ना, ईआरपी कैसे बनाई जाए। तो अभी प्रिलिमिनरी फेज पे बेटा जो भी चीज चलती है वो चलती है एक्सेल सीट पे। क्या पे करते हैं? Excel sheet में. एक्सेल सीट पे। तो उनके हर एक डोमेन की एक्सेल सीट्स है, सेल्स की अलग बनाई, इसकी अलग बनाई, उसकी अलग बनाई, पर उन्होंने कोई भी अभी डेटा एनालिस्ट अपॉइंट नहीं किया। तो उसी के लिए कंसल्टेंसी के लिए मुझको बुलवाया। तो अभी 1 साल तक तो उनको ईआरपी बनना नहीं, 1 साल बाद ईआरपी बनेगा। अब एक्सेल सीट में आपको अपडेशन भी चाहिए। मान लीजिए एक पर्टिकुलर जॉब बन रहा है, और वो जॉब बनता है 45 मिनट्स में हाइड्रोलिक प्रेस पे, एक हाइड्रोलिक प्रेस पे। तो आप 10 आवर्स की शिफ्ट मान रहे हैं, कितने घंटे की? 10 आवर्स। तो 10 आवर्स में कितने जॉब बनेंगे उन्होंने कैलकुलेट कर रखा है ना, और वो उन्होंने महीने भर की प्लानिंग डाल रखी है एक्सेल सीट में। अब होता क्या है कि ब्रेकडाउन भी होता है, हाँ जी। Yes, sir. ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना. नहीं नहीं, कुछ मशीन में प्रॉब्लम आ जाना। मशीन में प्रॉब्लम आने को ब्रेकडाउन बोलते हैं। क्लियर? आ जाती है प्रॉब्लम। अब मान लो 2 घंटे मशीन में प्रॉब्लम रही, तो आपका जो दिन भर का टारगेट था वो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। नंबर ऑफ यूनिट्स जो मशीन बनाती थी वो क्या उतनी बनाएगी, कम बनाएगी, ज्यादा बनाएगी? कम बनाएंगे। कम बनाएगी। अब जो रिमेनिंग यूनिट्स है वो कब बनेंगी, जो रह गई? नेक्स्ट डे बनेंगे या ओवर नेक्स्ट डे टाइम बनेगी, होगा? नेक्स्ट डे बनेगी। ओवर टाइम इसलिए नहीं हो सकता कि उनका पूरा मशीन 16 घंटे 18 घंटे जो भी है मशीन के फुल यूटिलाइज कर रहे हैं वो लोग, है ना। मान लो वो नेक्स्ट डे डालते हैं, अब नेक्स्ट डे का भी शेड्यूल बना हुआ है, पूरा बना हुआ है अगली रो में। अब उनको चाहिए कि यदि अगले दिन शिफ्ट होता है 2 घंटे, तो वो आगे के भी सब चीजों को 2 घंटे बढ़ा दे, है ना। इसको बोलते हैं अपडेशन। क्या बोलते हैं बेटा? अपडेशन. Updation. और ये एक्सेल सीट में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप ऐसा कोई फॉर्मूला बिठा सकते हैं जिससे वो सीट आगे की सब अपडेट हो जाए रोज ऑटोमेटिकली, एक नई रो इंसर्ट हो जाए। नहीं सर, एक्सेल में तो ऐसा नहीं होता है। एक्सेल में नहीं होता, पर वीबीए में होता है, मैक्रोस लगा के, विजुअल बेसिक जो एक्सेल का ही वो है ना, एप्लीकेशन जो है वीबीए। तो वीबीए के थ्रू हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं मैक्रो में। वीबीए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही हो जाता है छोटा सा।
और उसमें हम ये सब चीजें जो उनको चाहिए इनिशियल लेवल पे हम वीबीए में बना के दे देते हैं उन्हें, ठीक है, जिसमें हर काम हो जाता है जो आप एक सॉफ्टवेयर बना के करते हो। इसमें कोडिंग होती है वीबीए में, एक्सेल के अंदर कोडिंग होती है, ठीक है, विजुअल बेसिक। तो वो एक बना के दे देते हैं जिससे कि वो आगे की एंट्री करते रहते हैं और ये चीजें साल भर चलती हैं, मतलब 6 महीने साल भर जब तक उनको करना है वीबीए पे काम कर लेते हैं वो लोग मैक्रोस के थ्रू। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही सेल्स का होता है, परचेस का होता है, अलग अलग, और इसको हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं। Got it? Yes, sir. अलग अलग मैक्रोज बनते हैं, मल्टीपल मैक्रोज रहते हैं और उनको इंटरकनेक्ट कर देते हैं, एक सॉफ्टवेयर टाइप हो गया। इसी को करने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। Got it? क्योंकि केपीआईज भी चाहिए होती हैं, हम यहाँ तो केपीआईज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, कहीं डेटाबेस से तो आ नहीं रहा है हमारे पास कि हम केपीआई सॉर्ट कर लें, शॉर्ट लिस्ट कर लें और उसको ले लें। क्लियर हो रहा है पॉइंट है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ केपीआईज हमें सजेस्ट करना पड़ती कि ये डेटा लो, ये डेटा लो, है ना। अब मशीन का अंदर कितना टाइम लग रहा है, क्या है, ये सब केपीआईज हमें डालना पड़ता है। अब डेटा हाइड्रोलिक वेयरहाउस, है, सर वेयरहाउस होता कहाँ पे है? डेटा वेयरहाउस सर्वर पे ही रहता है ना बेटा, ये सब सर्वर पे ही रहता है। अब माई स्क्यूएल में मैं बताऊंगा आपको पूरी चीजें डेटाबेस से रिलेटेड, ठीक है। यस सर। तो अभी इनका जो वीपीए में है वो तो सिस्टम में ही रहेगा, वो कोई वेयर हाउस नहीं बन रहा है ना। लोकल लेवल पे कर रहे हैं क्योंकि डेटा कम है, इनिशियल कंपनी है, अभी स्टार्ट हुई है। जब ये सब चीजें समझ जाएंगे, इनकी केपीआईज वगैरह डिसाइड हो जाएंगी, तब ये ईआरपी बनवाएंगे। व्हाट इट? यस सर। तब उन्हें आइडिया लग जाएगा हमें ईआरपी कैसी चाहिए, किस तरह की चाहिए। नहीं तो अभी ईआरपी बना लेंगे, ईआरपी वाले कोई परेशान करते रहेंगे लोग हैं, और खुद को भी समझ में नहीं आया क्या करना क्या नहीं करना। तो ये एक तरीका होता है कहीं भी किसी कंपनी में, हर कंपनी का एक अपना, जहाँ पे ऑलरेडी है डेटा वहाँ तो हमें दिक्कत नहीं रहती है, हम केपीआई सॉर्ट आउट करके और आगे का काम चालू कर देते हैं। जहाँ नई इंडस्ट्री है, बिल्कुल उनका प्रोडक्शन कैसा है, बेच प्रोडक्शन है, जॉब प्रोडक्शन है, फ्लो प्रोडक्शन है कंटिन्यूस, वो सब देखना पड़ता है। उसके हिसाब से केपीआईज और ये सब डिसाइड की जाती है। क्लियर? और इसमें हर डोमेन पे काम करना पड़ता है, ऑपरेशन पे अलग करना पड़ता है, मार्केटिंग के लिए अलग करना पड़ता है ना, एचआर पे अलग करना पड़ता है। तो हर एक का केपीआईज के इंडिकेटर्स हमें बताना रहते हैं, ये चाहिए। व्हाट इट? Yes, sir. Yes. तो ये है स्टार्टिंग ऐसे होता है बेटा, है ना। देखिए मार्केट में इस टाइम सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है डेटा एनालिस्ट की, है ना, सबसे ज्यादा डिमांड है। और उस कंपनी में भी मुझे रखना है 3-4, तो आप लोग अच्छे से कोर्स कर लेंगे। हो सकता है कि लोकल यदि कोई करना चाहता है, श्रवण करना चाहता है, पॉडकास्ट करना चाहता है, इंदौर से है यदि, तो ठीक है भैया, अपन रेफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप इंडिया की बात छोड़ें, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा स्टूडेंट, क्या नाम है, नाइजीरिया से, ठीक है, दिख रहा है आपको? Yes, जी, sir. दिख रहा है। कहाँ हो रहा है इसका? इसको मैंने रेफर किया था आईआईटी, फिर वहां से एक रेफरी, इसने रेफरी मुझे रेफरेंस के लिए मुझे लिख दिया, मेरा नाम लिख दिया वहां पे, ठीक है। फिर उसका आईआईटी का मेरे पास आया,
तो भाई आप क्या बोलते हैं इस बंदे के बारे में? तो व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट? हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम हर? Would you recommend the candidate to our organization for employment? Please comment his or character and capabilities based on the knowledge. है ना? What will be regarded as the candidate's area of weakness? Kindly state any other useful and helpful information about the candidate. Referee's personal information. Got it? समझ गए? जी सर। हम कहीं रेकमेंड करते हैं तो हमें सब इंफॉर्मेशन भी उनको देना पड़ती है हर कैंडिडेट के बारे में। एक सेकंड में फैन ऑन कर लूं। अब ये जो कंपनी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर पर्सनल फीडबैक के लिए IITA जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो वहाँ उसको डेटा मैनेजर का पोस्ट मिल रहा है, वो फ्रेशर है, आपको बता दूं। और अच्छा काम किया उसने, करीब लास्ट ईयर मेरे से पूरा उसने ये सेशन किया था और उसका ऑलमोस्ट हो जाएगा 1-2 दिन में, क्योंकि ये मेरे पास कल परसों ही आया था। देखिएगा तारीख दिख रही होगी 2 सितंबर, सेम डे इसको रिप्लाई कर दिया था। तो आपको पेशेंस चाहिए करने के लिए। आप लोगों के अंदर क्या है कि ये 1 दिन गायब है, 2 गायब है, 3 गायब है, इस तरह से पेशेंस तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है ना। भाई मैं एक किस्सा बताऊं आपको। हमारे टाइम में हम लोग जो पढ़ते थे तो इंग्लिश का इतना ज़्यादा नहीं था, है ना। कोचिंग हुआ करती थी बहुत सारी इंग्लिश स्पोकन। अब तो ज़रूरत पड़ती नहीं, एवरीबॉडी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा हो गया है कि अब इंग्लिश की कोचिंग सब जगह बंद हो गई, ऑलमोस्ट हो गई। तो एक मिस्टर सिद्दीकी थे, वो बोर्ड ऑफिस के जो स्कूल है, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफिस, आइडियल स्कूल बोलते हैं इसको, मॉडल स्कूल बोलते हैं, वो बोर्ड ऑफिस खुद चलाता है ना, वो खुद चलाता है। बाकी स्कूल तो एफिलिएटेड रहते हैं। तो वहाँ ये लोग एक मॉडल टीचर, अच्छे टीचर्स रखते हैं, बहुत अच्छे रिक्रूट करते हैं, टॉप क्लास। तो भोपाल में एक स्कूल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर में है, एक साजनवाद में, तो हम टीटी नगर वाले हैं। वह एक मिस्टर सिद्दीकी थे जिनको डेपुटेशन पहले अफ्रीका भेजा गया था, और वहाँ वो इंग्लिश पढ़ाते थे फॉरेन स्टूडेंट्स को। ही वॉज वेरी वेल नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उनके जैसा मैंने इंग्लिश का नॉलेजेबल आदमी नहीं देखा अपनी लाइफ में। ग्रामर और एवरीथिंग, बहुत लिटरेचर पढ़ा करते थे। आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, और वो बंदा साइकिल से आता था, करीब 5 किलोमीटर दूर से, 7-8 किलोमीटर दूर से। वो एफर्ट कर सकता था कार, पर उसका कुछ एनवायरमेंट्स के प्रति लगाव था, तो वो साइकिल ही यूज करते थे। और बड़े हैवी शरीर था, अच्छा शरीर था मतलब। और मैं 10th में उनको बोला, मैंने कहा सर मुझे आपसे कोचिंग लेना है इंग्लिश। तो उन्होंने सीधे मुझे गाली वक्त के भगा दिया। पहले मैं कोचिंग वोचिंग नहीं पढ़ा था, पहले के लोगों के टीचर के एथिक्स होते थे। आजकल तो आप देखेंगे स्कूल का टीचर सबसे पहले कोचिंग की, इसलिए स्कूल ज्वाइन करते हैं कि कोचिंग मिले बच्चे में। फिर भाई जब मैं 12th में पहुंच गया
तब मैंने उनको बोला कि मैंने कहा सर अब तो पढ़ाओ आप, अब तो मैं इस स्कूल से जा ही रहा हूँ और मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ अंग्रेजी। और वो भी मना कर दिया उन्होंने मुझे। आई वेंट टू हिज होम, उनके घर गया जो मेरे घर से करीब 6-7 किलोमीटर था। और भोपाल में आपने देखा होगा पहाड़ियाँ बहुत हैं। पैशन की मैं बात बता रहा हूँ, पैशन क्या होता है, कैसे सीखा जाता है ना? 2 मिनट में इसको वो करता हूँ। तो मैं उनके घर गया, ठंड का टाइम था, कड़कड़ाके की ठंड थी, ओस गिर रही थी, शाम का टाइम था, 5 बजे का। मैं पहुंचा उनके घर, 2nd फ्लोर पे था, गवर्नमेंट क्वार्टर बने हुए थे रविशंकर नगर। उनकी वाइफ ने गेट खोला, एक डाइनिंग टेबल थी फर्स्ट कमरे में, फर्स्ट रूम में, जिस पे वो बैठे हुए थे और हाथ में एक नॉवेल था, पढ़ रहे थे, और एक कॉफी का कप रखा हुआ था, और वो हाथ से सिगरेट बना के हैंडमेड सिगरेट पीते थे, तो सिगरेट पी रहे थे। उनकी मैंने बताया मैं परवीन परमार स्टूडेंट हूँ सर का। उन्होंने बताया क्यों आया तू? मैंने कहा सर वो कोचिंग करना। चलो भाग जा, मैं नहीं पढ़ाता ऐसे, कोचिंग वोचिंग नहीं पढ़ाता। मुझे डांट डूट के भगा दिया। मैं नीचे उतरा, सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, वो कुछ पत्थर होते ना अलंगे टाइप, इट वाज देयर। मैं वहां जाके बैठ गया, ओस गिर रही है, कड़ाके की ठंड है, और मैं बैठा हूँ। कितने बज गए? 8:30 पौने 9 हो गए। मैं नीचे बैठा हूँ। उनकी वाइफ देखे खिड़की में से, उनको बोले अरे यार वो तो जा ही नहीं रहा, वो तो नीचे बैठा हुआ। ये होता पेशेंट। फिर उन्होंने मुझे बुलवाया 9 बजे के करीब। मैं आया ऊपर, उनकी वाइफ ने इशारा किया ऊपर आ जाओ। मैं गया भाई, मैं रोड के उस तरफ बैठा हुआ था। मैं गया, बोले तू मानेगा नहीं। मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो आप ही से पढ़ना है। बोले इतने सारे कोचिंग है, कहीं भी जाके पढ़। मैं कहा नहीं, आपसे पढ़ना। बोला कितनी फीस दे? मैंने कहा सर जो आप बोले। तो उन्होंने मुझे बोला 1 लाख रुपए लो। कितने? उस जमाने में, ये मैं बात बता रहा हूँ 86 की। अब मेरा चेहरा उतर गया। 1 लाख कहाँ से देंगे? वहां तो उस टाइम हुआ करती थी 35-50 रुपए फीस। तो हंसने लगे। चले ठीक है, तो मुझे 50 रुपए महीना देना, क्योंकि फीस तो गुरु दक्षिणा तो जरूरी होती है, पर मेरी के लिए कुछ शर्तें हैं। मैंने कहा क्या है? कहने तूने एक भी दिन गैप मारा और उसके बाद मुझे चेहरा मत दिखाना, समझे? उसके बाद मुझे चेहरा मत दिखाना, बस। मैं एग्री हो गया। बारिश हो, ठंड हो, मैं रेगुलर गया हूँ 6 महीने उनके पास। और वो व्यक्ति 10 मिनट पढ़ाता था बस, और 1.5 घंटे बिठा के रखता था। और 10 मिनट में जो मुझे देते थे वो 5 घंटे में भी नहीं मिल सकता कहीं से। ठीक है। इसके बाद मैंने उनके यहाँ कोचिंग किया, और मेरे कुछ एक मित्र थे, एज में बड़े थे, उनका इंग्लिश का कोचिंग का इंस्टीट्यूट था। तो उनसे कई बार ऐसे बातचीत हो रही है तो होती थी, तो कहला यार तुम क्यों नहीं हमारे को ज्वाइन करते हो यार, पढ़ाओ तुम भी। I started to teach. They have opened one new branch for me in some other area, and I started to teach over there English. एंड बहुत चला, वहाँ काफी लोग आते थे, कुछ मैनेजर्स भी आते थे, पीएस भी आते थे, कुछ प्रोफेसर्स भी आते थे, लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर्स, टीचर्स सब पढ़ने आते थे उस कोचिंग में। इंग्लिश फेमस हो गया था, क्योंकि मैं, जो सिद्दीकी जी ने मुझे पढ़ाया था इंग्लिश ग्रामर, वो मैं वहाँ परोसता था, स्पोकन की टेक्निक्स बताता था,
बहुत फेमस हो गया था। 80 बच्चों का बैच होता था, मतलब बच्चे तो क्या, सब बड़े ही होते थे ज्यादातर, मेरी एज से सब बड़े थे, तो पढ़ाता था। व्हाट हैपेंड, जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया, सो देयर वाज वन टीचर, आई डिडंट टेक द नेम ऑफ हर, शी वाज अवर इंग्लिश टीचर। I was sitting in the class, she came in the class and just saw me and walk out from the class and asked me to come out from the class. Mr. Parmar, please you come out from the class. मैं बाहर आया तो बोलती हैं आप बैठेंगे तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा पाऊँ। मैंने कहा वाई मैडम, मैं समझ गया यार ये तो मेरी स्टूडेंट रही है, तो आई वाज योर स्टूडेंट, यू नो। मैंने कहा यस आई नो आई। तो कहला मैं आपके सामने कैसे पढ़ाऊँ? सोचिए। तो ये होता है पेशेंस। फिर मैंने उनसे बोला कि मैडम मेरा अटेंडेंस का क्या होगा? चलो वो पूरी देंगे। तो कुछ दिन में नहीं आया, फिर मैं आके बैठने लगा, फिर वो भी यूज टू हो गई। उन्होंने लगभग 3 साल हमें इंग्लिश पढ़ाई। शी वाज अ गुड लेडी, अच्छा नॉलेज था उनको भी इंग्लिश का, उन्होंने अपना बहुत सेल्फ डेवलप इम्प्रूव किया था सर। तो ये चीजें हैं कि आपको भी अपनी मेहनत करना है, ठीक है। वो पेशेंट मुझे नहीं दिख रहा आप लोगों में किसी चीज को सीखने का, समझ गए। यहाँ तो Yes, आप लोग sir. ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चलो इंटरनेट प्रॉब्लम में बात अलग होती है। हम तो बारिश में, सर्दी में, ठंड में 6 महीने कंटिन्यू गए। उन्होंने 1 ही महीने की फीस ली थी मुझसे, मैं रेगुलर गया तो उसके बाद मना कर दी, कल हो गई मेरी गुरु दक्षिणा, तू पढ़। और मेरे अलावा उन्होंने किसी को पढ़ाया भी। तो उन्होंने ग्रामर की मुझे ऐसी कुछ चीजें बताई कि मैं जब कहीं भी जहां भी मैंने काम किया और कभी मैं लिख देता था अरे एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना, नोबडी कुड मेक द पैसिव वॉइस ऑफ दैट सेंटेंस। कोई नहीं बना पाता था परफेक्ट पैसिव वॉइस। मतलब ऐसी ऐसी टिक्स मुझे दी ड्राफ्टिंग में, जो मेरे को आगे बहुत काम आया ड्राफ्टिंग करने में और इन चीजों में, है ना। ग्रामरिटिकल कि ग्रामर क्या होती है, कैसे काम किया जाता है इंग्लिश में, है ना। दैट वाज द थिंग। स्पोकन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम grammar in every language. So we come to the point now. We start our session again. थोड़ा सा चलिए अब हम वापस आते हैं और इसको करते हैं अपने काम को। So all industry data collection is mostly driven by the business process at front, not by the needs of the predictive models. तो वही KPIs हम लोग अपने हिसाब से लेकर के और उसको उपयोग करते हैं। These various processes at some or the other point become reason for introduction of errors here and there in the data. तो क्या होता है कई बार जो हम ये प्रोसेस करते हैं कि डेटा को अपने हिसाब से मैक्रो क्लीनअप क्लीनिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आ जाती हैं। डेटा में आएंगी कि नहीं आएंगी? व्हाट डू यू से? Yes, sir, आएंगे। है Yes, ना, sir. तो वो एरर्स आ जाती हैं, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। और रीजन फॉर प्री प्रोसेस अवर डेटा का रीजन क्या है कि हम डेटा को प्री प्रोसेस करें, तो वो डेटा में कुछ खामियां होती हैं, कुछ चीजें होती हैं। तो देयर कैन बी मेनी काइंड ऑफ रीजंस, नॉट नेसेसरी एरर्स ही हो कि वो एरर्स को दूर करने के लिए हम वो करते हैं। सो फॉर विच वी वुड नीड टू प्री प्रोसेस अवर डेटा एंड चेंज इट फॉर बेटर। एक तो मिसिंग डेटा होता है बहुत सारा, उसमें होता है मिसिंग वैल्यूज होती हैं, कुछ सेल्स में वैल्यूज नहीं मिलती हैं हमें। व्हाट इट पोटेंशियली इनकरेक्ट डेटा होता है कई बार, है ना, कुछ भी वैल्यू आ गई जो कि करेक्ट नहीं है। एंड नीड फॉर चेंजिंग फॉर्म ऑफ द डेटा, भाई अपने को ये कॉलम अलग अलग कॉलम है तो इसको एक ही कॉलम में डालो, कैटेगरी बना दो इसको, व्हाट इट ऐसा कुछ उसकी फॉर्म चेंज करते हैं। मिसिंग डेटा तो समझ में आया आपको? Yes, sir, आपने सिखाया था मिसिंग डेटा की पोटेंशियली वैल्यू। इनकरेक्ट डेटा क्या होगा? आउटलायर्स जो होते हैं,
ठीक है, आउटलायर्स जो होती हैं दैट इज द पोटेंशियली इनकरेक्ट डेटा, बट इट है। Yes, yes sir. sir, कई बार मिसिंग वैल्यू भी नहीं लिखते हैं लोग। मिसिंग वैल्यू की जगह मान लो अटेंडेंस है, वो टीचर ने क्या कर दिया, क्रॉस लगा दिया, एक्स, एक्सेल शीट में तो एक्स भराएगा ना, बट इट, या जीरो लिख दिया। तो कई बार क्या होता है कि वो कुछ डेटा होता है पर उसको वो लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, एब्सेंट लिखने की जगह ब्लैंक छोड़ दिया, मिसिंग डेटा हो गया वो आपके लिए। तो व्हाट डू यू से, भाई कोई बच्चा एब्सेंट है, उनको उसने जीरो या एब्सेंट लिखने की जगह ब्लैंक छोड़ दिया, छोड़ देते हैं, ओके, तो वो मिसिंग डेटा होता है। तो देखना पड़ता है मिसिंग डेटा कितने प्रकार का है, क्या है, वो अपन बात करेंगे बाद में डिटेल में। अभी पोटेंशियली इनकरेक्ट डेटा आउटलायर्स होते हैं डेटा में, है ना। फिर हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलायर्स को कैसे हैंडल कर, तो यू विल फिगर आउट द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ मिसिंग वैल्यूज और आउटलायर के लिए हमें ट्रीटमेंट को डिसाइड करना रहता है। कैन एट टाइम्स बी वेरी सिमिलर, दोनों के लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। रीजन बीइंग बोथ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन आर बेसिकली नॉट इन ए स्टेट टू बी यूज्ड बिकॉज ऑफ मिसिंग और मिस इन्फॉर्मेशन। यदि मिसिंग डेटा है तो आपको इन्फॉर्मेशन उससे मिले मिसिंग है, और यदि आउटलायर्स है तो मिस इन्फॉर्म करेगा आपको, व्हाट इट मिसलीड करेगा, मिसगाइड करेगा। डज दैट मेक सेंस टू यू? Yes, sir. यहां हम आते हैं हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलायर्स, कैसे हैंडल करेंगे। तो सेट वैल्यूज ऑफ मिसिंग वैल्यूज, फिक्स मिसिंग वैल्यूज, सेट वैल्यूज एज मिसिंग वैल्यूज। तो ट्रीट ब्लैंक्स, ब्लैंक जितने भी हैं, एन हुआ, एन हुआ, डबल एक्स, ट्रिपल नाइन, कई बार क्या है कि लोग मिसिंग की जगह ट्रिपल नाइन लिख देते हैं, कुछ भी और लिख देते हैं एक्स्ट्रा, ये सब मिसिंग की तरह ट्रीट होता है। हमें समझना रहता है डेटा, ऐसा नहीं कि जहां खाली शेल है वही मिसिंग है, वही एन है, ठीक है। फिल मिसिंग वैल्यूज को हम भरते हैं, या तो जीरो से भर देते हैं कहीं जगह, है ना। कई बार जीरो ही काफी हो जाता है, हमें कुछ नहीं भरना है, एब्सेंट है तो जीरो लिख दिया, ठीक है। कॉलम क्रिएटेड डेटा डिफॉल्ट टू अपडेटेड डेट, तो जो कॉलम है उसमें कहीं डेट वगैरह मिसिंग है तो उसको अपडेट करना है। फंक्शन एवरेज और रोज कॉलम्स एंड एक्सटर्नल डेटा, हम तीन चार तरीके से इसको भरते हैं। एक तो जीरो या कुछ और लिख सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी जो है वहां पे रख सकते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार इसकी जगह, ये कांस्टेंट की जगह इसने ये कर रखा है, तो वो जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल दिया जीरो, कुछ और भी कांस्टेंट वन भी रख सकते हैं कहीं पे, जो देखा जाता है डेटा के हिसाब से क्या आएगा। दूसरा होता है क्रिएटेड डेटा डिफॉल्ट टू अपडेटेड डेट, है ना। तो डेट वगैरह के लिए जो है हमें देखना पड़ता है कि किस प्रकार से उसको मैनेज करेंगे, डेट कैसे डलेगा, ठीक है। कहीं पे बीच की डेट मिसिंग है तो आप देख लेंगे ऊपर नीचे की डेट क्या है, वहां डेट क्या आएगी, है ना। संडे तो नहीं है, संडे की डेट नहीं डाल देना बीच में। फंक्शन एवरेज ऑफ रोज एंड कॉलम, तो कई बार हम लोग मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी ले लेते हैं, है ना, मीन रख देते हैं, मीडियन रख देते हैं, मोड रख देते हैं। फिर या दूसरा ट्रीटमेंट होता है फिलिंग की जगह, दूसरा होता है रिमूविंग मिसिंग वैल्यूज। तो जितनी मिसिंग वैल्यूज वाली रोज हैं वो हटा देते हैं। कई बार पूरे कॉलम में ही मिसिंग वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हम कॉलम को भी हटा देते हैं कई बार, ठीक है। या फिर पार्शियल मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग टाइम जोन, सेंचुरी एक्सेट्रा जो होती है, जो टाइम जोन वगैरह है उसमें पार्शियल मिसिंग वैल्यूज को भी हम लोग फिल करते हैं। सेंचुरी यानी 1928, 1927, 2021, ये सेंचुरी हो गई मिसिंग टाइम जोन। गुड मेथड एज इंफॉर्मेशन, बैड मेथड एक्सएग्रीगेट इंफॉर्मेशन। अच्छा मेथड क्या है कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना, और बुरा मेथड क्या है, एस एग्रीगेट इंफॉर्मेशन हटाना। इन केस यू कैन ऐड इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल एक्सटर्नल सोर्सेज, आप रिलायबल एक्सटर्नल सोर्सेज से भी वो इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि
डिफरेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की अलग अलग इंफॉर्मेशन है और आपकी कोई इंफॉर्मेशन छूट गई, सैलरी नहीं लिखी उसने, पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, एचआर डिपार्टमेंट का डेटा है, उसमें सैलरी नहीं लिखा है, मान लो उसको कितना पे किया है, तो वो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते इंफॉर्मेशन, बताएं। यहाँ मिसिंग है, तो आप किसी और डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बताइए, यदि वहां अवेलेबल है तो। व्हाट डू यू से? ले सकते हैं सर। सकते हैं सर। तो कई बार मिसिंग वैल्यू ऐसे भरी जाती है, ठीक है, यहाँ नहीं है, तो यू कैन, इन केस यू कैन एड इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल एक्सटर्नल सोर्सेस, इसका मतलब ये हुआ you should use to replace missing values, but often it is better to let missing values be and continue with the analysis rather than explorate and available information, है ना, extrapolate and the available information. So तो समझ में आया आपको? Yes, sir. तो या तो आप, it is better to let missing value be and continue with the analysis, missing value रहने दीजिए, आप एनालिसिस को करिए मिसिंग वैल्यू के साथ, रेदर देन एक्स्ट्रापोलेट द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, उसको एक्स्ट्रापोलेट करने से अच्छा है अवेलेबल इंफॉर्मेशन, है ना, व्हाट इट। सो टाइप्स ऑफ मिसिंग वैल्यू देखें, यदि MCAR, इट स्टैंड्स फॉर मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, मतलब ये रेंडमली मिसिंग है, द रीजन बिहाइंड द मिसिंग वैल्यू इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर फीचर्स, इसके जो मिसिंग वैल्यू जो है वो किसी और फीचर पे डिपेंड नहीं कर रही, कंप्लीटली जो है वो रेंडमली वो मिसिंग है वहां से। MAR इज स्टैंड्स फॉर मिसिंग एट रैंडम, है ना, एक तो मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम और मिसिंग एट रैंडम, इसका जो मिसिंग होने का रीजन किसी और वेरिएबल पे भी डिपेंड कर रहा है कि वहां इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए यहाँ ये मिसिंग है, व्हाट इट, आगे समझ में। यस सर। MNAR, it stands for missing not at random, there is specific reason behind the missing value, के पीछे कोई स्पेसिफिक कारण है कि वो इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास आई नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट से, तो वो कॉलम अभी अपन ने फ्री रखा, गॉट इट, या वो टास्क कंप्लीट हुआ नहीं है इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे मिसिंग आ रही है, गॉट इट। Yes, sir. तो ये हमें देखना रहता है बेटा मिसिंग वैल्यू क्यों है, ऐसा नहीं कि डेटा में मिसिंग वैल्यू तो पिल पड़ो यार, इसको करना ही ट्रीटमेंट देना ही, प्रैक्टिकल रियल उसमें। Handling missing values and outliers. There are various ways to deal with the missing values. Either you can drop the entire entries that are missing. If you have find that the percentage of missing values in column is very small. यदि मिसिंग वैल्यूज का जो परसेंटेज है किसी कॉलम में बहुत कम है, 5% या उससे कम है, तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को हटा, ठीक है। और यू कैन impute the missing values with some other values के दूसरी वैल्यूज आप उसको impute कर सकते हो, अब किन वैल्यूज से कर सकते हैं वो आगे देखेंगे। Let's look into the various ways to impute the missing values. The imputation on categorical numerical column. तो categorical column में imputation जो होगा वो impute the most popular category, कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा बार आएगा मोड जो है, क्लियर है ना, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो वो रख देंगे। और या हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन टेक्निक जो आगे पढ़ेंगे प्रेडिक्टिव एनालिसिस में, उसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, या डिसीजन ट्री के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वो कैसे किया जाता है वो बाद में देखेंगे। न्यूमेरिकल कॉलम कुछ लाइब्रेरी भी है, आर में अलग है, पाइथन में अलग है। पाइथन में साइकिड लर्न ऑटोमेटिक वो वैल्यूज हमें मिल जाती हैं, हम भर देते हैं, उसके अंदर वही एल्गोरिथम लॉजिस्टिक और डिसीजन ट्री रहती हैं, उसके द्वारा वो वैल्यूज हमें मिल जाते हैं, हम अलग से नहीं बनाना पड़ता मॉडल। अब न्यूमेरिकल कॉलम है कैटेगरिकल के अलावा, तब क्या करेंगे, इंप्यूट द मिसिंग वैल्यूज विथ मीन मीडियन एंड मॉड, उसी रेस्पेक्टिव कॉलम का मीन मीडियन एंड मॉड। ये कब लेंगे, ये हम देखेंगे कि जो
टोटल कोरिलेशन है यदि उस कॉलम का बहुत कम है। टोटल कोरिलेशन जैसे न्यूमरिक दूसरे कॉलम है बेटा, तो हम इस कॉलम को छोड़ के बाकी सब कॉलम को हम टोटल मार देते हैं। गॉट इट? और टोटल मारने के बाद वो एक कॉलम हो गया टोटल का और एक ये कॉलम हो गया, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन देखते हैं। डज इट मेक सेंस टू यू? Yes, sir. है ना, ये इंटर टोटल कोरिलेशन है। तो यदि ये बहुत कम है उस कॉलम का टोटल के साथ, तो हम मीन मॉड मीडियन भरते हैं। गॉट इट? हाँ जी श्रेया जी, Yes, रिया, sir. रिया समझ में आया? Yes, sir. तो ऐसा नहीं है कि यार बहुत जल्दी सब काम हो जाता है, डेटा एनालिटिक्स में बहुत काम करना पड़ता है, मतलब कई दिन लग जाते हैं डेटा प्रिपरेशन। ठीक है, अब आपने मान लो कोरिलेशन बहुत कम, आपने डिसाइड किया आप सेंट्रल टेंडेंसी भर देते हैं क्योंकि ये दूसरे कॉलम पे तो ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ नहीं रहा, ज्यादा संबंध है नहीं दूसरे चीजों से, है ना। आप इंडिविजुअल भी इसका कोरिलेशन अलग कॉलम से चेक कर सकते हो। फिर हम ये डिसाइड कर लिए कोरिलेशन का, मैं अब हम इसमें मीन मॉड मीडियन भरेंगे। अब मीन भरेंगे या मीडियन भरेंगे? मॉड तो चलो कैटेगरिकल में भरते हैं। तो उसके डिसीजन के लिए आपको उसका शेप देखना पड़ेगा, जो मैंने बताया था यूनिवेरिएट में ना। क्या होते हैं शेप? शेप बताए थे तो आपको? एक तो पॉजिटिव स्क्यूड रहता है, हाँ। देन एक सिमेट्रिकल रहता है और एक नेगेटिव स्क्यूड रहता है। करेक्ट करेक्ट। तो वही स्क्यूनेस देखना पड़ेगी। यदि नॉर्मल डेटा है, सिमेट्रिक है, तो वो तो मीन भरेंगे। गॉट इट? और यदि स्क्यूड है तो मीडियन भरेंगे। समझ में आ गया पॉइंट आपको? क्लियर? Yes, sir. The other methods to impute the missing values involve use of interpolation, linear regression. These methods are useful for continuous numerical value. Linear regression, decision tree, random forest use कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया श्रवण? यस सर, है? यस सर आया। पलकेश समझ में आ रहा है बेटा? हाँ भाई पलकेश गायब है, इसलिए बीच में नाम ले लेके पूछता हूँ। यस सर, वो माइक म्यूट हो गया था। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ट्रीटमेंट मिसिंग वैल्यूज, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, मैंने दोबारा लिख दिया है। अब ट्रीटमेंट का आउटलेयर्स का ट्रीटमेंट देखिए। मिसिंग वैल्यू का तो ट्रीटमेंट समझ में आ गया, प्रैक्टिकल करेंगे अपन आगे। अब ट्रीटमेंट ऑफ आउटलायर्स, आउटलायर्स में भी वही है, यदि बहुत कम ऑब्जर्वेशंस में आउटलायर्स है तो हम उसको रिमूव करते हैं। दूसरा है फ्लोरिंग एंड केपिंग। तो देखिए आउटलायर को मेजर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक। फॉर्मूले दोनों जगह अलग अलग होते हैं बेटा, ना मैं आपको बताता हूँ। यदि डेटा नॉर्मल है बेटा, शेप से पता चल जाता है नॉर्मल है या नहीं, है ना। नॉर्मल है तो हम फार्मूला लेते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट। क्या होता है, ये डेटा है आपका, ये नॉर्मल डेटा है, ये अपनी आउटलेयर की लिमिट हो गई। इसको बोलते हैं LCL, लोअर कंट्रोल लिमिट, UCL, अपर कंट्रोल लिमिट। गॉट इट? Yes, sir. अब इसके बियॉन्ड जो भी वैल्यूज होगी UCL के, वो सब आउटलेयर्स होंगी। गॉट इट? यस सर। और LCL के बिलो जितनी वैल्यूज होंगी ये सब आउटलेयर्स होंगी। Does it make sense to you?
Yes, sir. अब यहाँ कोई वैल्यू है, आउटलेयर है ये सब, इन सबको मैं क्या करूंगा, जो यूसीएल है वो रख दूंगा, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मान लो 85 और मेरा यूसीएल है 70, तो मैं 85 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 70 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। क्या बोलते हैं? तो यहाँ की सर जितने भी इसमें तो आउटलेट हैं, सर इसमें तो जो एवरेज है और जो मीन है उसमें तो इफेक्ट पड़ेगा। नहीं उसमें नहीं करेंगे हम। हाँ, इसमें मीन का इफेक्ट पड़ेगा। तो ये समझ में आया? ये इस टेक्निक को बोलते हैं हम केपिंग। क्या बोलते हैं बेटा? अंडरस्टैंड? तो जितनी भी वैल्यू 70 से ऊपर है सबको हमने क्या कर दिया, 70 कर दिया। अंडरस्टैंड? Yes, तो sir. इसी प्रकार मान लो यहाँ आपका होगा 20, फिर 20 से छोटी जितनी भी वैल्यू, मान लो यहाँ 15 है, 16 है, वो सब क्या में कन्वर्ट हो जाएंगी, 20 में। अंडरस्टैंड? ये टेक्निक कहलाती है फ्लोरिंग। गॉट इट? Yes, sir. ये नॉर्मल डेटा में। अब नॉर्मल डेटा में यूसीएल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये हम कैसे निकालेंगे, यूसीएल क्या है ना, ये पता होना चाहिए ना, बिना उसके आप कैसे वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यूसीएल है मीन ऑफ दैट वेरिएबल प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। जो सिंबल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्मॉल। गॉट इट? और लोअर लिमिट के लिए गॉट इट? एनी Yes, डाउट? sir. अब यदि डेटा स्क्यूड है, चाहे वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्क्यूड की जब हम बात करेंगे तो पॉजिटिव स्क्यूड डेटा ऐसा होता है बेटा, होता है। जी इसमें आउटलेयर्स किधर आएगी, राइट साइड आएगी, लेफ्ट साइड तो आएगी नहीं। व्हाट डू यू से? क्या बोलते हैं? Right hand side में रहेगी. तो इसमें खाली यूसीएल होगा। व्हाट इट? और इसका मेथड अलग होगा, थर्ड क्वार्टाइल प्लस 1.5 इंटू Q3 माइनस Q1। अंडरस्टैंड? नोट कर लीजिएगा कॉपी में। Yes, sir. और यदि नेगेटिव स्क्यूड होगा, आउटलेयर किधर होगी, लेफ्ट में। लेफ्ट में होगी, तो एलसीएल लगेगा Q1 माइनस 1.5 इंटू Q3 माइनस Q1। देखिए यहाँ Q3 ले रहे हैं, यहाँ Q1 ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये तो इंटर क्वार्टाइल रेंज है ना सर? इंटरक्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है, करेक्ट। आ गया समझ में? बताइए। बोले? Yes, Yes, sir. sir. आ गया. अब जो नेक्स्ट है हमारा, नीड फॉर चेंजिंग फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा की फॉर्म क्यों चेंज कर, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, है ना। एक बहुत सारे रो कॉलम है, उसको हम एक रो में, एक कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, या एक कॉलम में कैटेगरीज हैं,
उन कैटेगरीज के हम अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। Got it? नहीं आया समझ में? बोले हाँ या ना? यस सर। समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ ही नहीं बोलना है, नहीं आए तो ना भी बोलना है ना? ना एक शब्द भी होता है, ठीक है? कोलैप्सिंग समराइजिंग डेटा, डेटा को समराइज करना। मान लीजिए कि अपने पास कैटेगरी है, एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जेंडर वाले ले लें, मेल और फीमेल। अब इनकम दिया हुआ है, एक तो कॉलम दिया जेंडर और एक कॉलम दिया इनकम। व्हाट इट? यस सर। हमें मीन एज निकालना है या सम निकालना है एज का, कुछ भी आपको निकालना है। समरी है ये, तो समरी है ना, सम और मीन हुआ या जो भी, ये सब क्या कहलाती है? समरीज कहलाती है, अपने देखी ना। तो आप क्या करेंगे कि ग्रुप बाय क्या करेंगे? जेंडर के साथ ग्रुप कर लेंगे डेटा को। तो दो ग्रुप हैं जेंडर में, मेल और फीमेल हो गए, दो ग्रुप बन गए डेटा के बैकएंड में। और फिर हमें जो चाहिए मीन, तो मीन लिख देंगे तो मीन मिल जाएगा, ग्रुप बाय मीन। समरी जो है वो मीन कहलाएगी। गॉट इट? तो Yes. ये हमें कितने कॉलम का डेटा मिलेगा? मेल फीमेल 2 कॉलम की। 2 कॉलम। रो कितनी रहेंगी इसमें? तो 2 रहेगा। 2 रो रहेंगी, 2 कॉलम रहेंगे। जबकि हमारा जो ओरिजिनल डेटा है उसमें रोज तो मल्टीपल है, बहुत से मेल फीमेल ऐसे लिखा हुआ है ना जेंडर में, है कि नहीं? यस सर। कॉलम 2 ही है पर रोज तो मल्टीपल है। कॉलम और भी हो सकते हैं पर हम लोग ये 2 कॉलम ले रहे हैं ग्रुपिंग में। ग्रुप बाय हमने जेंडर के हिसाब से किया, कैटेगरिकल के हिसाब से, और न्यूमरिक के हिसाब से हमने उसकी समरी ले ली। गॉट इट? आ गया समझ में? Yes, sir. तो ये कोलैप्स करा ना अपने डेटा को, 2x2 का डेटा हो गया। ये हो गया कि नहीं? यस सर। ये उसी डेटा फ्रेम में तो फिट नहीं होगा, ये आपको तो दूसरी डेटा फ्रेम मिली 2x2 की, नहीं। गॉट इट? तो कोलैप्स कब करना पड़ता है डेटा? जब समराइज करना हो कोई चीज, हमें चाहिए कि नहीं यार हमें तो इसमें से ये चाहिए, इसमें से ये चाहिए, कोलैप्सिंग कहलाता है। ग्रुप बाय करते हैं हम लोग डेटा को, है ना? सर कोलैप्सिंग और समराइजिंग में डिफरेंस? ग्रुप बाय समराइजिंग है, जो कोलैप्स है वो ग्रुप में किया हमने, डेटा को कोलैप्स किया है ग्रुप में और फिर उसको समराइज किया। कोलैप्सिंग होती है ग्रुपिंग, ठीक है? अब ये अपन देखेंगे ग्रुपिंग फंक्शन कोलैप्स कैसे किया जाता है डेटा। गॉट इट? और रीशेपिंग डेटा को रीशेप करना दोबारा से, है ना, किसी और फॉर्म में। तो ये सब चीजें हैं। अब डेटा प्रिपरेशन विद आर भी हम देखें तो अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। कुछ चीजें मैं बता देता हूँ आपको। डेटा मैनिपुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डेटा इन एन एफर्ट टू मेक इट इजियर टू रीड और बी मोर ऑर्गेनाइज। डेटा जो मैनिपुलेशन है, डेटा प्रिपरेशन जो टेक्निक है, मैनिपुलेट करते हैं जब डेटा को, एक प्रोसेस है डेटा को चेंज करने की, कि जिससे कि डेटा इजी हो जाए, हमें समझ में आए। व्हाट इट? समझने लायक हो जाए डेटा, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको समझने लगे, इस फॉर्मेट में लिया है। आगे के एनालिसिस फॉर रिजर्व वर्ड्स हैं हमारे एनए, नल, इन्फ एंड नैन। एनए यहाँ आर में स्टैंड फॉर नॉट अवेलेबल and is used representing missing values. Null represent the absence of a value or undefined value, है ना? undefined value के लिए null लिखा हुआ है। इनफाइनाइट जो होता है, जीरो से हम किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, वहां पे INF लिखा हुआ आएगा। नेन इज नॉट ए नंबर, कोई भी नंबर नहीं। जैसे 0 डिवाइडेड बाय 0 यदि आप लिखेंगे तो वो नेन दे देगा, जैसे मैं यहाँ करता हूँ। आ गया नेन। और मैं 5 डिवाइडेड बाय 0 लिखूंगा तो क्या आएगा बताएं? क्या आएगा? नल।
क्यों इनफिनाइट नहीं आएगा? आ गया? Yes, sir. अब कुछ चीजें नंबर ही नहीं होती हैं तो उसके लिए नल आएगा, है ना? तो वो यहाँ तो एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे, जैसे कि नॉट ए नंबर। माइनस का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो क्या? क्यों? रियल में नहीं निकाल सकते ना, माइनस नंबर का स्क्वायर रूट क्या निकालोगे? प्लस का ही निकलेगा हमें। व्हाट इट नॉट ए नंबर नैन। और नल है, कोई चीज एब्सेंट ही है, वो नल होगा, है ना? अब एब्सेंट है कोई चीज, प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? अब एब्सेंट क्या चीज है इसमें देखना पड़ेगा, कुछ कोई कांस्टेंट या कोई चीज इसमें प्रेजेंट नहीं हो। पाई तो दे देता है, पी लिखेंगे तो उसकी वैल्यू दे देगा वो 3.14 समथिंग। कोई ऐसा कांस्टेंट हो जो आर मैंने नहीं लिया हो तो वो नल आ जाएगा उसका, कि वो नहीं है वहां। गॉट इट? है ना? अब ये तो चीजें हो गई। डेटा क्वालिटी क्लीनिंग, अब डेटा मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट रोज वगैरह हटाना पड़ती है हमें, है ना? वो तो यूनिक फंक्शन मैंने बताया था आपको। फॉर्मेटिंग कॉलम्स, डेटा मैनिपुलेशन मेट इंटीट्यू, तो डीप्लायर का हम उपयोग करते हैं जो कि डेटा फ्रेम में यूज होती है। 5 ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है ना? तो ये हम लोग आगे यूज करना सीखेंगे। वाई डेटा कारपेंटर, ये जो प्रिपरेशन प्रोसेस, इट इज अ काइंड ऑफ डेटा कारपेंटरी है कि आपको यदि टेबल बनाना हो तो आप सबसे पहले जो पेड़ की लकड़ी लाएंगे उसके आप छाल वगैरह छीलेंगे कि नहीं, आरा मशीन पे ले जाके, है ना? और उसके बाद फिर उसका उस साइज का, जिस थिकनेस का आपको उसका लेग चाहिए 3x3 इंच या जो भी, उस हिसाब से आप उसका रेक्टेंगल मतलब उसमें से काटेंगे पहले। बाद में फिर वो जो कारपेंटर है उसकी पहले तो उसको पूरा क्लीनिंग करेगा, फिर उसकी लंबाई काटेगा कि हाँ मुझे 3 फीट का लेग चाहिए या 2.5 फीट का लेग चाहिए, 1.5 फीट का लेग चाहिए। व्हाट इट? तो पहले प्री प्रोसेसिंग करेगा, पहले से ही लट्ठे में से तो 3 फीट का नहीं काट लेगा जो पेड़ आया है सीधे सीधे, और बाद में उसकी छाल छीले और फिर ये करे। ये दैट इज पॉसिबल? बताएं। क्या बोलते हैं? हाँ जी, कोई जवाब नहीं है। हाँ भाई, कोई जवाब नहीं। Yes, sir. Pre-processing is very important. हाँ यार, तुम लोग से पूछता है इसलिए इंटरव्यू कैसे दोगे यार तुम लोग जब यहाँ जवाब नहीं दे पाते? 10 बार पूछना पड़ता है, हाँ या ना? तो क्या होता है कि आप पहले लकड़ी का जो लेग है जो ट्री से कट के आ रहा है उसको 3 फीट का तो नहीं काट लोगे ना, आपको 3 फीट लकड़ी चाहिए लंबी, तो पहले उसको उसके सब छाल वगैरह छीलेंगे आप, फिर उसके बाद उसका पर्टिकुलर जो आपको चौड़ाई और वो चाहिए, विड्थ एंड हाइट, बाद में आप उसकी लंबाई काटेंगे लास्ट में, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन सी चीज पहले करना कौन सी चीज बाद में करना, मेरा ये कहने का मतलब है। तो गुड डेटा साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द डीप वे दैट द हैवी लिफ्टिंग of cleanup and preparation is not something that gets in the way of solving the problem. तो जो हैवी लिफ्टिंग है क्लीनअप और प्रिपरेशन की इज नॉट समथिंग दैट गेट्स इन द वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम के सॉल्व करना रास्ते में आने वाले कोई नहीं आएंगे। इट इज द प्रॉब्लम। यदि आप ये नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब
इसको डेटा को सही तरीके से प्रिपेयर नहीं करते, इसका मतलब ये है ना। तो डेटा प्रिपरेशन में बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें, कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो जाए, प्रॉपर तरीके से डेटा को हम क्लीन कर दें, नहीं तो बाद में भी इन प्रोसेस, इन बिटवीन प्रोसेस आप क्लीन अप करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, ये कहने का मतलब। तो ये डेटा प्रिपरेशन इसलिए यूज होता है। आज मैं इसके पीपीटी शेयर कर दूंगा, है ना। और नेक्स्ट सेशन जो है हमारे थोड़े से चेंज होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, डेज चेंज कर रहा हूँ मैं उसमें। आपको कोई इश्यू हो तो बता दीजिएगा, टाइमिंग तो सेम रहेगा। एक सेकेंड, आई जस्ट एक सेकेंड। आप लोग नोट कर लें, नोट कर लीजिएगा। आपका क्लास अब होगा वेडनेसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। लिख लीजिए, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो नोट कर सिर्फ ली? नेक्स्ट वीक या इसके बाद से हर सेशन? हर सेशन नहीं, अभी जब होगा ना, आज तो क्या सैटरडे हो ही गया है, हाँ। तो नेक्स्ट जो होगा क्लास वेडनेसडे को होगा, फिर फ्राइडे को होगा, और फिर सैटरडे को होगा। फ्राइडे सैटरडे कंटिन्यू हो जाएगा। व्हाट इट, एनी इशू? नो सर। नो सर। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अपन अब वेडनेसडे को मिलेंगे, आपके पास अच्छा टाइम है, आप ईडीए का असाइनमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। व्हाट इट, यस सर। और मैंने वहाँ कर दिया है। आज मैं दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगा, एक विजुअलाइजेशन का बचा हुआ खाली। नहीं सर, वो करा हुआ है। करा हुआ है, ठीक। यस। तो आप लोग रेगुलर रहें और असाइनमेंट जरूर पूरे करें, तब तक आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है। यस सर। असाइनमेंट आप करेंगे सिंसियरली तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। यस और सर। यहाँ तो मैं बहुत कम असाइनमेंट देता हूँ, हम लोग अपग्रेड में तो इतने ओवरलोडेड कर देते हैं लोगों को, उनको तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। कंप्लेंट, और वहाँ तो टाइम है, हम मैं असाइनमेंट चेक नहीं करता हूँ, वहाँ असाइनमेंट चेक करते हैं IITB के प्रोफेसर, उनकी ग्रेडिंग होती है। हम लोग जो मेंटर और एक्सपर्ट उनको पढ़ा रहे हैं वो लोग नहीं करते हैं, वो IITB के प्रोफेसर करते हैं, सर्टिफिकेशन IITB का आता है उनके पास, क्या। तो आपको तो हम लोग इतना बहुत ज्यादा टाइम दे दिया भाई, पिछले इस सैटरडे मुझे मिलना था ये असाइनमेंट, मैंने 1 वीक बढ़ा दी। तो असाइनमेंट आप लोग स्पीड अप पकड़ेंगे तो मैं उतना ज्यादा असाइनमेंट दूंगा, उतना ज्यादा प्रोजेक्ट कर पाएंगे आप। ये प्रोजेक्ट ही एक प्रकार का असाइनमेंट है, ठीक है ना। यस सर। और आप लोग नहीं करेंगे तो आप ही का नुकसान है, मैं उतने कम दूंगा, मेरे पास तो पड़ा स्टॉक बहुत सारे झोले में पड़े हुए, मेरे पास बहुत सारे, आप करते जाएंगे मैं देता जाऊंगा झोले में से निकाल निकाल के। तो उसी से परफेक्शन आएगा, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यस सर। तो आप लोग सिंसियरली करें असाइनमेंट को, दिल लगा के उसको करें, टाइम निश्चित कर लें कि दिन में मुझे यार 1 घंटा 1.5 घंटा देना ही है इसको, क्या। यस सर। टाइम देखो किसी के पास नहीं होता, मेरे पास भी नहीं होता, किसी के पास नहीं, निकालना पड़ता टाइम। सबके पास वही 24 घंटे का है, कोई 24 घंटे में 50 घंटे का भी काम कर लेता है ना। और कोई 24 घंटे में 2 घंटे का भी काम नहीं करता, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बता रहा हूँ, अंडरस्टैंड। जी सर। तो आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो ये आपके ऊपर, यू शुड नो हाउ टू मैनेज द टाइम, गॉट इट।
Yes, sir. हम लोग भी मल्टीटास्क करते हैं दिन भर, एक काम नहीं होता है, क्लासेस भी लेना है, हमें खुद अपडेट भी करना पड़ता है, हम भी लर्न भी करते हैं 2-2 घंटे डेली। अभी डीप लर्निंग नया फील्ड है, डीप लर्निंग में हमें डेली कुछ आता है नया, है ना, हमें वो अपडेट रखना पड़ता है अपने आप पे। NLP है, डीप लर्निंग है, ये मशीन लर्निंग तो हो गया खत्म, मतलब ये तो इसमें कुछ नहीं, इतना अपडेशन आता नहीं है। और डीप लर्निंग और NLP वगैरह में कुछ हर तीसरे चौथे दिन कुछ नया आ जाता है, उसको हमें देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझना करता है, रन करके देखना पड़ते हैं चीजें। तो 2 घंटे 3 घंटे तो हमारे डेली जाते हैं उसी में, एवरेज 2 घंटे मान के चलो लर्निंग में जाते हैं अभी भी। इसके बाद हमारे जो एनालिसिस के टास्क होते हैं वो रहते हैं, है ना, जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उस पर काम करना रहता है। ये सब चीज मल्टीटास्क हमारे साथ भी होती है, ठीक है। तो अब रेगुलर आज मुझे लगा 4 लोग आए इतने दिनों बाद, क्या तो आप लोग अब रेगुलर हैं सब, है ना। अभी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप 1-2 असाइनमेंट करें तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। अभी तो एक ही किया EDA का, आप लोगों ने नहीं भेजा शायद, रिया ने और श्रिया ने, क्यों? सर जल्दी सेंड कर दूँ, आज ही सेंड कर दूँ। हाँ रिया तुमने भेज दिया सर अभी नहीं भेजा है, मैं अभी सेंड कर देती हूँ। है ना, आज कर दो उसको भी सेंड, है ना, छोटा सा टिप्स वाला, तो ज्यादा बड़ा है नहीं, 2-1 घंटे 3 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा लगेगा, ठीक है। आज कल में भेज दो उसको, यस सर। ओके। तो अपन वाइंड अप करते हैं यही सेशन को, ओके थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.